हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 8 सितंबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, यानी कि इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे सिलेबस से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आपको एक आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा। जो आर्टिकल है राजपथ सेंट्रल विस्टा लोन्स रीनेम्ड कर्तव्य पथ। हमने इस आर्टिकल को पहले भी कवर किया है, यानी कि कल वाली वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था। तो राजपथ जो है इंडिया गेट के सामने वाला रास्ता, उसका नाम बदल के क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ। प्रपोजल पास डे बिफोर पीएम इनोग्रेट्स रिवेम्पिड एवेन्यू। अभी आपको पता होगा इसका क्या हुआ, अभी इनोग्रेशन हुआ है पीएम के द्वारा। तो उसके एक दिन बाद ही प्रपोजल आया था और इसका नाम बदल के क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ है। तो राजपथ आपको ये इंडिया गेट के सामने वाला जो रास्ता है ना, इसको क्या बोलते हैं, राजपथ बोलते हैं। तो हमने राजपथ के बारे में देख लिया, राजपथ का क्या नाम रख दिया है, कर्तव्य पथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड पेज पर सिटी की न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। आईआईएम ड्रॉप आउट अमंग 7 हेल्ड इन ड्रग बस्ट। यानी कि आईआईएम ने क्या करा है, 7 स्टूडेंटों को ड्रग ले रहे थे, उस चीज़ में क्या कर दिया, उनको ड्रॉप आउट कर दिया है। बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग इन नेट, दे वर डीलिंग इन एलएसडी और एमडीएमए थ्रू डार्क नेट के थ्रू क्या कर रहे थे, वो इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डार्क नेट। तो डार्क नेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डार्क नेट क्या है, डार्क नेट और डार्कनेस इज एन अवरले नेटवर्क है विद इन ए नेटवर्क दैट कैन ओनली बी एक्सेस विद ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में सिर्फ वो एक्सेस हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में और ऑथराइजेशन में। एंड ऑफन यूजेज ए यूनिक कस्टमाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि यूनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। टू टिपिकल डार्कनेट टाइप्स आर सोशल नेटवर्क। दो टिपिकल हैं डार्कनेट टाइप के, क्या हैं वो, सोशल नेटवर्क यूजुअली यूज फॉर ए फाइल होस्टिंग विद इन पीयर टू पीयर कनेक्शन एंड एनिमिटी प्रॉक्सी नेटवर्क सच एज टॉर via an anonymized series of connections. The term darknet was popularized by then मेजर न्यूज़ आउटलेट्स टू एसोसिएट विद टोर ऑनियन सर्विस के द्वारा इस डार्क नेट को पॉपुलराइज किया गया था। व्हेन द इनफेमस ड्रग बाजार सिल्क रोड यूज्ड, जब इसमें सिल्क रोड को यूज़ किया गया था। डेस्पाइट द टर्मिनोलॉजी बीइंग अनऑफिशियल, टेक्नोलॉजी सच एज टॉर I2P and FreeNet was intended to defend digital rights by providing security मिली थी, इसमें anonymity मिली थी और censorship रेजिस्टेंस मिला था। एंड इज़ यूज फॉर ए बोथ इलीगल और लेजिटिमेट रीजंस के लिए इसको यूज़ किया गया था, इलीगल भी और लीगल रीजंस के लिए भी। एनोनिमस कम्युनिकेशन बिटवीन विशल बॉलर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय डार्क नेट। जो एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी इसको यूज़ करते हैं। थ्रो यूज़ ऑफ एप्लीकेशन सच एज सिक्योर ड्रॉप से इसको यूज़ किया जाता है उनके थ्रू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आपको फोर्थ पेज पर देखने को मिल जाएगा। ड्राई बिहाइंड टू टर्न लिकर बॉटल्स इनटू ग्लास बैंगल। अब इस आर्टिकल को पूरी तरीके से समझते हैं। गवर्नमेंट एलोकेट्स 1 करोड़ टू सेटअप फैक्ट्री इन पटना, बिहार की जो है, बिहार में जो देखने को मिलेगा पटना। ट्रेन वीमेंस अंडर इट्स रूरल लिवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम जीविका। The Bihar government has decided to set up factories to make glass bangles out of seized liquor bottles through its rural livelihood promotions programs जीविका। अब इसके बारे में अगर समझें तो अभी क्या हुआ है, जो लिकर बोटल्स मिली हैं इलीगल, उन्हें क्या किया गया है, बिहार गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री खोली है जिसके अंदर उन लिकर बोटल्स की क्या बनेंगी, उन लिकर बोटल्स की गिलास बैंगल्स बनाई जाएगी। उन लिकर बोतल की क्या बनाई जाएंगी, गिलास बैंगल्स। अब इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, रूरल लिवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम जीविका। तो जीविका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीविका एक एशिया लिवलीहुड डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल है, जो एक एनुअली डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल है जो जनवरी 2004 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा, ये आप याद रख सकते हैं, सेंट्रल फॉर सिविल सोसाइटी। द फेस्टिवल इज ए पार्ट ऑफ देयर जीविका कैंपेन विच एडवोकेट्स फॉर लिवलीहुड फ्रीडम फॉर स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर। जो स्ट्रीट पर एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए क्या है, ये फ्रीडम है कि वो अपने लिवलीहुड को चला सकें जीविका के द्वारा। द फेस्टिवल showcases documentaries based on the issue of livelihood to capture the challenges faced by the rural and urban poor by bringing them to attention of the public। यानी कि जो अर्बन और पुअर लोग होते हैं, अर्बन पुअर जो होते हैं, उनका सामान का, उनकी जो क्रिएशन होती है उसको पब्लिक के अटेंशन में लाने के लिए इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को चलाया गया था। अब इसका ऑर्गेनाइजर देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजर कौन था इसका। तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी CCS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ए पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। क्या है? पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। CCS सर्च फॉर ए ट्रुथ हैज़ टेकन एवरी डे केसेज ऑफ हरासमेंट के केसेस लेती है, बाय लीगल और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज ब्यूरोक्रेट प्रोसेस ऑफ एन अप्रूवल्स एंड लाइसेंस. The films provokes, arouse curiosities and shake many accepted notions. Organized by CCS over the years, Jivika has screened films advocating the cause of numerous small entrepreneurs. क्या कर रही है जीविका? बहुत दिनों से स्क्रीन कर रही है, किस चीज़ को दर्शा रही है, दिशा किस चीज़ को, छोटे छोटे अर्बन पुअर्स के लिए, स्मॉल स्मॉल इंटरप्रेनर को। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं किस चीज़ में? रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सेक्स वर्कर्स, चाइल्ड लेबर्स, फार्मर्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उसको क्या करती है जीविका? उनको स्क्रीन करती है, उनको पब्लिक अटेंशन देती है उनके लिवलीहुड के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द स्पिरिट ऑफ ए 1971 इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन फ्यूचर कोऑपरेशन बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप। अब ये आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि अभी गाइज आपको पता हो शेख हसीना जो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया में विजिट की है और किस चीज़ पर बात करी है? पावर, डिफेंस और वाटर शेयरिंग पर। तो उस चीज़ को लेकर क्या आया है? ये आया है न्यूज़ में। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑनगोइंग स्टेट विजिट टू इंडिया एंड मीटिंग विद इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव रिजल्ट इन ए पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। उनको लेकर 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं विच इंक्लूड द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट वाटर शेयरिंग, जैसे मैंने बताया, एग्रीमेंट इन 26 ईयर्स में, द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बारे में बात हुई है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पार्टिकुलरली इन द रेलवे सेक्टर में, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द कुशियारा रिवर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, विच वॉज प्रिसीडेड बाय द फर्स्ट जॉइंट रिवर कमीशन जो मीटिंग हुआ था इन 12 ईयर्स में। इसे पार्टिकुलरली होपफुल साइन है किसके लिए? रिजॉल्विंग वाटर मैनेजमेंट के लिए, बांग्लादेश के लिए, एंड ए वेरी कंटेंशियस इशूज ऑफ एन 2054 ट्रेन्स boundary rivers, while there has been a small agreement on the war withdrawal of 1.82 cases from the first time to center has been able to bring the board असम को लेकर भी इसमें क्या हुई है? थोड़ी सी बात देखने को मिली है। अब 1971 के वार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस वार को क्या बोलते हैं हम? इस वार को बोलते हैं हम इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट ओकर ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश क्या था? पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, फ्रॉम 3 दिसंबर से 1971 तक, until the Pakistani capitulations in Dhaka on 16 दिसंबर 1971। The war began within Pakistan Operation चेंगिस खान। तो वार किसके साथ बिगन हुआ था? पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था चेंगिस खान, which was primitive एरियल स्ट्राइक्स ऑन 11 इंडियन एयर स्टेशन पर उन्होंने क्या किया था? एरियल स्ट्राइक किया था, यानी कि हवा के द्वारा स्ट्राइक किया था, विच लेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द हॉस्टिलिटीज विद पाकिस्तान इन इंडियन एंट्री इनटू द वार। इंडियन की फिर एंट्री हुई वार में फॉर इंडिपेंडेंस, इस पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए, ऑन द साइड ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट फोर्सेज, एक्सपेंडेड द existing conflict with Indian and Pakistani forces engaging on both eastern and western fronts, यानी कि दोनों तरफ भी क्या हुई थी? वॉर देखने को मिली थी। 13 days आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, जब 13 दिन हो गए थे इस वॉर को स्टार्ट हुए हुए, इंडिया अचीव्ड ए क्लियर अपर हैंड। इंडिया ने क्या कर ली थी? इंडिया ने विन हो गया था इंडिया। द ईस्टर्न कमांड ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। उन्होंने ईस्टर्न जो पाकिस्तान था उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को क्या कर लिया था? साइन कर लिया था। ऑन 16 दिसंबर 1971 इन ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, मार्किंग द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फिर उस टाइम पर बना था, एज द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश। अप्रोक्सीमेटली 93,000 पाकिस्तानी सर्विसमैन वर टेकन प्रिजन बाय द इंडियन आर्मी। इतने प्रिजन को क्या किया गया था? इंडियन आर्मी ने रखा था, विच इंक्लूडेड 79,676 to 81,000 यूनिफॉर्म पर्सनल ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के। वो क्या थे? यूनिफॉर्म पर्सनल थे, इंक्लूडिंग सम बंगाली सोल्जर्स हु हैड रिमेन्ड लॉयल टू पाकिस्तान। द रिमेनिंग 10,324 to 12,500 प्रिजनर वर सिविलियंस। इतने क्या थे? प्रिजनर में क्या थे? सिविलियंस थे, आइदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द मिलिट्री पर्सन और कोलैबोरेटर्स, रजाकर्स, यानी कि वो क्या थे?
फैमिली मेम्बर्स थे या तो मिलिट्री पर्सनल के और या फिर कोलाबरेटर्स थे। इट इज़ एस्टिमेटेड द मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सपोर्टेड प्रो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट मिलिटेंट किल बिटवीन 3 लाख से 30 लाख तक सिविलियन बांग्लादेश में मारे गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ ए कन्फ्लिक्ट ए फर्दर 8 to 10 मिलियन पीपल फ्लेड द कंट्री टू सीक रिफ्यूजी इन इंडिया। उसी दौरान क्या हुआ था, 8 to 10 मिलियन पीपल इंडिया में रिफ्यूजी की तरह आए थे। ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, member of Pakistani military and supporting pro-Pakistani Islamist militants called the Rajakars raped between 2 lakh and 4 lakh Bangladeshi women and girls in a systematic campaign of genocidal rape। genocidal rape भी उस टाइम पे क्या देखने को मिला था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एपिड 7 पेज पर दिया गया है। टाइम फॉर ए जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। इफ इंडिया इज टू बिकम ए डिफेंस पावर, यानी कि अगर इंडिया डिफेंस पावर में आना चाहता है तो उसको जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज करनी होंगी, जैसे कि इंडो यूएस मिलिट्री कोलैबोरेशन इन एवरी फील्ड इज नेसेसरी। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो मिशन शक्ति ऑफ एंटी सैटेलाइट ASAT और एक एक्सरसाइज इंडिया स्पेस एक्स। अब देख लेते हैं इन दो, ये क्या है, मिशन शक्ति ऑफ एंटी सैटेलाइट AST क्या, और इंडिया स्पेस एक्स का दूसरा नाम क्या है गाइस, स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज। स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज एक हाइपोथेटिकल कॉम्बैट है इन विच वन और मोर बिलिगेटर्स आर शूटेड इन अदर आउटर स्पेसिस। द स्कोप ऑफ स्पेस वेलफेयर warfares therefore includes ground to space warfare such as attacking satellites from the earth। इससे क्या होता है, सैटेलाइट अटैक करती हैं अर्थ से। स्पेस टू स्पेस वारफेयर सच एज सैटेलाइट्स अटैकिंग सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स आपस में क्या करती हैं, अटैक करती हैं। एंड स्पेस टू ग्राउंड वारफेयर सच एज सैटेलाइट्स अटैकिंग अर्थ बेस्ड टारगेट्स। स्पेस वारफेयर इज इन फ्रैक्शन इज द सब genre and theme of science fiction where it is in portrayed within range of realisms and plausibilities। As of 2022, no actual warfare is known to have taken place in space। 2022 में कोई अभी तक एक्चुअल वारफेयर नहीं हुआ है। तो a number of tests and demonstration have been performed। बहुत सारे स्पेस में क्या हो गए हैं, टेस्ट और डेमोस्ट्रेशन हो गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एक्चुअल वारफेयर नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ट्रीटी आर इन प्लेस दैट अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट कन्फ्लिक्ट इन स्पेस। जो स्पेस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में या 3 कंट्रीज़ के बीच में, उनको रेगुलेट किया जाए, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। एंड लिमिट द इंस्टॉलेशन ऑफ इन स्पेस वेपन सिस्टम को इंस्टॉलेशन की लिमिट हो, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स जो बनते हैं स्पेस के लिए। From 1985 to 2002, there was an United States Space Command थी, which in 2002 merged with the United States Strategic Command में क्या हो गई, वो मर्ज हो गई। लीविंग द यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स फॉर्मली एयर फोर्स स्पेस कमांड अंटिल 2019 में वो यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स के साथ रही। एज द प्राइमरी अमेरिकन मिलिट्री स्पेस फोर्स थी वो। द रशियन स्पेस फोर्स established on August 10, 1992, which became an independent section of Russian military. On June 1, 2001 was replaced by Russian Aerospace Defense Force। ये जो आपको सारी एजेंसी देखने को मिल रही हैं, ये क्या है, जिससे कि सैटेलाइट में क्या हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए ये सब कंट्रीज ने क्या बना रखी है, अपनी अपनी एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस बना रखी हैं स्पेस के अंदर। बट वॉज रीस्टेबलाइज इन कंपोनेंट ऑफ रशियन एरोस्पेस फोर्स ऑन अगस्त 1, 2015। इन 2019 इंडिया कंडक्टेड टेस्ट ऑफ एसेट मिसाइल। इंडिया ने भी क्या किया था, 2019 में एक एसेट मिसाइल को सेट किया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, मेकिंग इट ए 4th कंट्री। इससे क्या हो गई थी, इंडिया 4th कंट्री बन गई थी यूएस रशिया के बाद। इन अप्रैल 2019 द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द डिफेंस स्पेस एजेंसी। इंडिया ने क्या करी थी, स्पेस में अपनी DSA को भी क्या किया था, लॉन्च किया था 2019 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो आपको जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको 8th पेज पर देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या बताया गया है, सोमालिया फेमाइन। First in dollar billion, the amount required urgently to avert famine in Somalia. The UN humanitarian chief Martin Griffiths predicted the fund would be needed in the coming months and early next year। अभी क्या हो रहा है गाइस, सोमालिया में बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, तो इसके लिए क्या करा है UN जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैं मार्टिन ग्रिफ्टिन ने, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाए, सोमालिया तक फंड पहुंच जाना चाहिए। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, वो है सोमालिया की लोकेशन। तो देख लेते हैं सोमालिया। सोमालिया के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेटर सोमालिया
is a concept to unite all ethnic Somalias comprising the regions in a near the Horn of Africa. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे सोमालिया के लोकेशन। ये बिल्कुल क्या है, ईस्ट साइड आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको ये हॉर्न सा बनता हुआ दिख रहा होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या है, 4 कंट्रीज है। एक तो इरिट्री जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, एक इससे नीचे जिबूटी, एक सोमालिया और इथोपिया। ये क्या है, इसको ही हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन विच एथनिक सोमालियाज लाइव, जिसमें क्या रहते हैं, एथनिक सोमालियाज रहते हैं। एंड हैव हिस्टोरिकली इनहेबिटेड, वो क्या है, इसमें हिस्टोरिक यानी कि शुरू से ही इसमें रहते हैं। द टेरिटरी हिस्टोरिकल एनकम्पसेस विद ब्रिटिश जुबालैंड province now Jubaland. British Somalian Coast Protectors now internationally unreorganized Somaliland. Italian Somaliland. फ्रांस सोमालियन नो जिबूटी, फ्रांस सोमालीलैंड क्या है, जिबूटी है। द सोमालिया रीजन इन इथोपिया, द नॉर्थन फ्रंटायर डिस्ट्रिक्ट इन केनिया एंड द इंट्रा 46th मेडिटेरियन मेरिडियंस ईस्ट टेरिटरीज एट द प्रेजेंट इट कंप्रेसेस सोमालिया प्रॉपर। इसमें क्या है, सारे का सारा सोमालिया बन गया। पहले ब्रिटिश की टेरिटरी थी, पहले फ्रांस की थी, नॉर्थ वाला कुछ था और साउथ वाला कुछ था। अब क्या हो गया, ये प्रॉपर सोमालिया बन गया। जुबालैंड साउदर्न जिबूटी, आपको साउदर्न में जिबूटी देखने को मिल जाएगा। सोमालिया रीजन एंड डेयर Dawa in Ethiopia and the Garishas, Wajir and Mandira counties in Kenya, all of which were part of a former northern eastern province, which was abolished in 2013 में इसको एबोलिश कर दिया गया था। पहले पार्ट थे किसके, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्रोविंस के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो 10th पेज पर दिया गया है। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम श्री स्कीम। हमने इस आर्टिकल को कल भी डिस्कस किया था। तो कैबिनेट ने क्या अप्रूव कर दिया अभी, पीएम श्री स्कीम को। अब देख लेते हैं पीएम श्री स्कीम के बारे में। पीएम श्री स्कीम के बारे में थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 2 days आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट 14,500 स्कूल अक्रॉस इंडिया विल बी अपग्रेडेड। क्या हुआ है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 14,500 स्कूल क्या होंगे, अपग्रेड होंगे अक्रॉस इंडिया। शोकेस कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के क्या होंगे, शोकेस होंगे, यानी कि उसके अंडर इनको लाया जाएगा। तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव किया है, यूनियन कैबिनेट ने अभी न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अंडर विच द इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो क्या होगा, इसमें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, इस न्यू सेंट्रल स्कीम के अंदर क्या होंगे, इन सब 14,500 स्कूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इसी पेज पर, पॉजिटिव सेकुलरिज्म इज अलाउड स्टूडेंट टू एसीन हिजाब केस। अभी कुछ दिन पहले गाइज आपने सुना होगा हिजाब केस चला था, कहाँ पर कुछ गर्ल्स को स्कूल्स में क्या कर दिया था, एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि वो हिजाब पहनकर आई थी। तो कर्नाटक में सारा का सारा केस चला था। सो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म अलाउड है स्टूडेंट के लिए, लेकिन नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है, अलाउड नहीं है स्कूल में। किसके लिए, हिजाब के लिए। तो स्टेट शुड शो रीजनेबल अकोमोडेशन। काउंसिल ने कहा है कि स्टेट को रीजनेबल अकोमोडेशन देनी चाहिए, इस चीज़ पर रीजनेबल बातें बतानी चाहिए, जिससे क्या हो, पॉजिटिव सेकुलरिज्म फैले। तो अभी क्या करा है, सिर्फ स्कूल को हिजाब में तो बैन किया गया है, लेकिन और कहीं क्या कर सकते हैं, हिजाब को पहना जा सकता है। तो यही न्यूज़ थी हिजाब को लेकर अभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। आर्मी अंडरटेक्स मेजर इंफ्रा ड्राइव अलोंग एलएसी एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रही है, अभी जो चाइनीज़ आर्मी है वो क्या चल रही है, और इंडियन आर्मी दोनों क्या कर रही है, इंफ्रा ड्राइव कर रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश में बढ़ने को देखने को मिल रहा है, एलएसी वाले रीजन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में। अपर दिबांग वैली रीजन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल आर्मी ऑफिसर्स, किसने कहा है, जो दिबांग वैली में जो ऑफिसर्स हैं, मल्टीपल आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये सब कहा है। तो अब देख लेते हैं हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन। लोकेशन किस चीज़ की, एक तो दिबांग वैली की है और एक एलएसी की। तो देख लेते हैं लोकेशन दिबांग वैली की। तो आपको दिबांग वैली की लोकेशन देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिबांग वैली यहाँ ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली देखने को मिल जाएगी। और इसके आसपास ही आपको ईस्टर्न साइड में क्या देखने को मिल जाएगी, एलएसी भी देखने को मिल जाएगी ईस्टर्न साइड में। अब देख लेते हैं एलएसी की लोकेशन। एलएसी की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक्साई चीन वाले एरिया में। ये जो लाइन सी बनी हुई है ये क्या है, एलएसी की लोकेशन। और एलओसी क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ से है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसके ऊपर ही क्या चलता रहता है, चाइना और इंडिया में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और इंडिया और पाकिस्तान में इसके ऊपर ही क्या चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। ब्रेथर फॉर कोयल
plants, drones, language. The ministry first specified emissions norms for the control of sulfur dioxide, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस आर्टिकल में बताया है कि कोयल के जो प्लांट्स हैं उनसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए नई गाइडलाइंस बनी है, उनके लिए नई डेडलाइन बनी है, तो उसको लेकर बात कर रही है। मिनिस्ट्री फर्स्ट स्पेसिफाइड इमिशंस नॉर्म्स फॉर द कंट्रोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो ज़्यादा बढ़ रहा है कोयल प्लांट्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मरकरी HG फ्रॉम अ कोयल फायर्ड पावर प्लांट इन दिसंबर 2015, गिविंग थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेशंस टाइम अंटिल दिसंबर 2017 to install equipment to contaminations of these pollutants. The decline was then extended to 2022। अब इनसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, यानी कि गंदा, यानी कि प्रदूषित से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो इनके लिए क्या आई है, डेडलाइन आई है, स्पेंस फ्रॉम इन दिसंबर 2024 से 2026 तक इसकी डेडलाइन देखने को मिलेंगी, जिनमें बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और HG का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है WHO स्टीज प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। यानी WHO ने क्या कहा है, प्रिवेंशन करने को कहा है, किस चीज़ को लेकर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को। ये क्या हुई है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, रीजनल कमेटी सेशन इन भूटान। ये क्या हुई है, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी हुई है, उसमें भूटान में, जो उसके ऊपर क्या चलिए बात करी चलिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। कम्यूटेबल डिसीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, देख लेते हैं इसके बारे में। ए नॉन कम्यूटेबल डिसीज़ NSD इज़ ए डिसीज़ दैट इज़ नॉट ट्रांसमिसिबल डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऐसी डिसीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसमिसिबल नहीं होती। NCD इंक्लूड पार्किंसन डिसीज़, ऑटो इम्यूनी डिसीज़, स्ट्रोक्स, मोस्ट हार्ट डिसीज़, मोस्ट कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़, ऑस्टियोरेथियोज, ऑस्टियोपोरोसिस, एल्जाइमर डिसीज़, कैटरेक्ट डिसीज़, ये सब इसके अंदर आती है जो नॉन कम्यूटेबल डिसीज़ होती हैं। एंड अदर NSD में भी एन क्रॉनिकल और एक्यूट हो सकती हैं। मोस्ट आर नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि क्या होती हैं, बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इन्फेक्शन इनमें नहीं होता। Although there are some non-communicable infection diseases such as parasitic disease in which the parasite life cycle does not include direct host-to-host transmission. NSD are the leading cause of death globally, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डेथ देखने को मिलेंगी। इन 2012 में दे cause 68% ऑफ टोटल डेथ, यानी कि इससे क्या हुई थी, 68% डेथ देखने को मिली थी। अप फ्रॉम 60% इन 2000 में इसकी क्या हुई, देखने को मिली थी, डेथ देखने को मिली थी, यानी कि इससे क्या हुई है, ग्लोबली इसकी टैली बढ़ती भी देखने को मिली है। अबाउट हाफ वर अंडर एज ऑफ 70, इसमें क्या हुई है, आधी से ज़्यादा डेथ किस में देखने को मिली है, 70 एज से अंडर में। एंड हाफ वर वीमेन, इसमें क्या थी, कुछ वीमेंस भी थी। रिस्क फैक्टर सच एज पर्सनस बैकग्राउंड, पर्सन का जो बैकग्राउंड होता है, यानी कि जिसमें ये फैल जाती है, तो उससे फिर ये ट्रांसमिशन भी हो जाता है। लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट इंक्रीज द लिवलीहुड ऑफ सर्टन NSDs, यानी कि लाइफ स्टाइल जो है इंसान का, इन्वायरमेंट में जो क्या चल रहे हैं, अभी इश्यूज चल रहे हैं, उनको लेकर भी क्या होती है, NSD फैलती हैं। एवरी ईयर एटलीस्ट 5 मिलियन पीपल डाई, हर साल क्या होते हैं, इससे 5 मिलियन पीपल्स डाई होते हैं बिकॉज ऑफ तंबाकू यूज़, तंबाकू के यूज़ से। एंड अबाउट 2.8 मिलियन डाई होते हैं बीइंग ओवर वेट, यानी कि मोटापे से। हाई कोलेस्ट्रॉल अकाउंट्स फॉर रफली 2.6 मिलियन डेथ, हाई कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है मोटापे की वजह से, उससे क्या होती है, 2.6 मिलियन डेथ हो जाती हैं। एंड 7.5 मिलियन डाई ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, हाइपर टेंशन, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे डेथ देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जी पुतिन सेट टू होल्ड टॉक्स इन उज्बेकिस्तान। अभी क्या करिए, जी और पुतिन जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या करी है, टॉक्स हुई है उनकी, किस चीज़ में, उज्बेकिस्तान में। नरेंद्र मोदी विल ऑल्सो अटेंड द SCO, नरेंद्र मोदी भी क्या करेंगे, SCO को, समिट को अटेंड करेंगे। ही विल होल्ड टॉक्स विद द रशियन लीडर, के साथ भी क्या करेंगे, उनकी भी बातचीत होंगी। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन, दूसरी SCO। अब देख लेते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, आपको उज्बेकिस्तान कहाँ देखने को मिल जाएगा। तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन की बात करें तो इस पे उज्बेकिस्तान आपको, ये सेंट्रल एशिया में आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिल जाएगा। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आपको सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इन पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उज्बेकिस्तान के नीचे क्या है, कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के ऊपर क्या है कजाकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान के नीचे क्या है तुर्कमेनिस्तान, और इसके लेफ्ट में राइट में आपको किर्गिस्तान और तजिकिस्तान भी देखने को मिल जाएंगे, और इसके ऊपर आपको रशिया भी देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट था, एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल स्कोप एंड पॉपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा आती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल मतलब हर गवर्नमेंट इसमें पार्ट लेती है। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया जो ऊपर वाली प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी एशिया वाली, उसमें क्या होती है इसमें 60% उनका एरिया रहता है। 40% इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है, एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। द एससीओ इज ए सक्सीडर टू संघाई 5, इसमें पहले क्या थे 5 मेंबर थे। म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 1996 में बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान के बीच में। ऑन 15 जून 2001 द लीडर ऑफ दिस नेशन एंड उज़्बेकिस्तान मीटिंग संघाई में वो मिले थे। संघाई कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, चाइना में। टू अनाउंस ए न्यू ऑर्गेनाइजेशंस विद एन डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो कंट्रीज के बीच में। द एससीओ चार्टर वाज साइंड ऑन 7 जुलाई 2002 में एससीओ का चार्टर साइन हुआ था, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003 में फोर्स में आया था। इट्स मेंबरशिप हैज सिंस एक्सपेंडेड टू 8 स्टेट तक उसकी क्या थी, इस टाइम पे इसकी मेंबरशिप हुई थी। विद इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था कब इसको, 9 जून 2017 में। इसको आपको याद रखना है जरूर, इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसको, 9 जून 2017 में। सेवरल कंट्रीज आर एंगेज एज ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर है इसमें बहुत सारी कंट्रीज। द एससीओ इज गवर्न बाय द हेड्स ऑफ इन स्टेट काउंसिल HSC, इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट्स वंस इन ईयर, जो कि एक साल में एक बार मिलती है। इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो एक साल में एक बार मिलती है। अब एससीओ के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। प्रेडिशर कौन था इसका, संघाई 5 थी पहले। तो फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 15 जून 2001 में। टाइप कौन सी है, म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। हेडक्वार्टर आपका इसका बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाएगा, तो और सेक्रेटरीट इसका बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाएगा, और तस्केंट उज़्बेकिस्तान में। मेंबरशिप कौन है इसकी, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर्स कौन से, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। गेस्ट अटेंडेंस कौन है इसके, एशियन, सिस, तुर्कमेनिस्तान और यूएन इसको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आप याद रख सकते हैं चाइनीज़, रशियन। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन बैक्स यूएन पीस फोर्स एट न्यूक्लियर प्लांट। अभी क्या हुआ है, यूक्रेन वापस गया है किस चीज़ पर, यूएन पीस फोर्स पर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर। नो मिलिट्री इक्विपमेंट एट प्लांट, कोई भी क्या है मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है, पुतिन ने कहा है ये प्लांट के अंदर। क्योंकि अभी गाइस क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया की क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यूएन और यूनाइटेड नेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से आपको प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की सरकार आपस में क्या करती हैं, बातें करती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हुज स्टेटेड पर्पस, इसका पर्पस क्या है, मेंटेन करें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, किसको, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बनाए नेशंस के बीच में। अचीव करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी ए सेंटर फॉर ए हार्मोजेनिक द एक्शन ऑफ नेशंस। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट फेमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट फेमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन इज ए हेड क्वार्टर और इंटरनेशनल न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिल जाएगा, एंड हैज़ अदर मेन ऑफिस इसके जेनेवा, नैरोबी, वियना एंड द हैग में इसको देखने को मिल जाएंगे, जो कि होम है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 के बाद, विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर्स को, वार्स में जो हुए हैं फ्यूचर में जो वार होंगे उनको प्रिवेंट करने के लिए। सक्सीडिंग द लीग ऑफ नेशन, इसने इससे पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद क्या है, यूएन ने इसकी जगह ले ली। विच वॉज करेक्टराइज्ड एज इनफेक्टिव, जो अब क्या हो गया, इनफेक्टिव हो गया। ऑन 25 अप्रैल 1945 15 गवर्नमेंट मीट इन सैन फ्रांसिस्को में, 15 गवर्नमेंट मिली कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड स्टार्टेड किया किस चीज़ पर, यूएन चार्टर पर, विच वाज अडोप्टेड ऑन 25 जून 1945 में जो अडोप्ट किया गया था, एंड टुक इफेक्ट ऑन इन 24 अक्टूबर 1945 व्हेन द यूएन बिगेन ऑपरेशन pursuant to and charter. The organization's objectives includes maintaining international peace and security, protecting human rights,
डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि किसी कंट्रीज़ में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज। एज इट्स फाउंडिंग द यूएन हैड 51 मेंबर स्टेट, यानी कि जब ये फाउंड हुआ था इसमें कितने मेंबर थे? 51 मेंबर स्टेट थे। विद द एडिशन ऑफ साउथ सूडान आया 2011 में। मेंबरशिप इज नाउ 193। अब इसमें कितने मेंबर देखने को मिल जाएंगे? 193, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड सोवरन स्टेट्स। वो रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स क्या है? सोवरन स्टेट है। अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? प्लेजा मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आपको अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश देखने को मिल जाएगी। टाइप क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप 193 मेंबर्स स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? यूएन चार्टर से साइन जो 26 जून 1945 में हुआ था। चार्टर एंटर्ड 24 अक्टूबर 1945 में इसका चार्टर को फोर्स में लाया गया था। ये आर्टिकल क्या थे? हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।